हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है बेटा वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में बेटा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं और इसका हम आपको इंटीग्रेशन इक्वेशन भी ड्राइव करके बताएंगे आज। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के जब आपको फैक्टर बताए थे तो वहाँ पर एक फैक्टर हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के होती है। सभी बच्चों को पता है। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर नहीं है तो क्लियर आज कर लो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा हम जब कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट की पावर का जो टोटल होता है वो जीरो होता है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो टोटल होता है वो जब जीरो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जीरो होता है। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जीरो होता है तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। या ऐसी क्रियाएं जिनका वेग, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेट होके सुनेंगे, ऐसी क्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बातें क्लियर हो रही हैं? उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? कंसंट्रेशन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? किसी रिएक्शन की जो रेट होती है वो हम लिखते हैं dx/dt से, dx/dt से। तो चलिए सबसे पहले बेटा डिफाइन को क्लियर करते हैं। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज, डिफाइन नोट करते जाएंगे और मैं हर एक क्लास में बेटा बोलता हूं, प्रत्येक क्लास में बोलता हूं कि कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें। समझ रहे हो ना? कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं आप, तो कुछ साथ में लेकर के बैठें। शिक्षा के जो सामग्री है, शिक्षा की जो सामग्री है उसको आप साथ में लेकर के बैठेंगे। जैसे पूजा के मंदिर में आप दीपक, धूप बत्ती और माचिस, फूल वगैरह इत्यादि रख के बैठते हैं, वैसे बेटा ये भी एक शिक्षा का मंदिर है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है? शिक्षा की कुछ सामग्री को लेके बैठना है। शिक्षा की सामग्री क्या है? कॉपी, पेन और बेटा बुक। ये तीन चीजें आपको लेकर के बैठनी है। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपको क्लास में पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, 100% समझ में आएगा। चलिए तो हम डिफाइन की तरफ चलते हैं बेटा। डिफाइन हमने बताई थी, द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी क्या कह सकते हैं इसको कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला? एक ही लाइन में मैंने डिफाइन को दे दिया है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जीरो पावर होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। उसको कहते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बात कर लेते हैं डिफाइन की। तो डिफाइन नोट करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर of the कंसंट्रेशन को बेटा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
चलिए अंडरलाइन कहाँ करनी है आपको, देखिए जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की जीरो पावर होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। कितनी सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है। देखो हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब चलो आगे चलते हैं बेटा। अब हमने बोला यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे लिखते हैं बेटा, dx ओवर dt से, सभी बच्चे जानते हैं। तो चलिए dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो हमने एक रिएक्शन लिख ली है यहां पर A एरो P, A कोई रिएक्टेंट है बेटा और P बेटा यहां पर प्रोडक्ट है। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा A, तो dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A की पावर 0, हमेशा कंसंट्रेशन को एक्टिव मास में शो किया जाता है। बोलो, चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी अच्छे सभी जानते हैं बेटा कि इस साइन को अगर मैं यहां से हटाऊं तो यहां पर रेट कांस्टेंट आने वाला है K, जिसको हम कहते हैं यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेटा रेट कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिखें, हम इसको लिखेंगे बेटा dx ओवर dt इक्वल टू, अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हट गया तो यहां पर कांस्टेंट आ गया, ये हटा तो ये कांस्टेंट आ गया, तो ये साइन हटने से क्या हुआ, रेट कांस्टेंट आ गया। अब एक्टिव मास A की पावर बेटा हो गया 0। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो 0 है ही, तो dx ओवर dt क्या बचा, dx ओवर dt इक्वल टू बेटा K। मतलब क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके इक्वल है बेटा, रेट कांस्टेंट के इक्वल है, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। अच्छे से समझ लो, अगर आज नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, क्लास को ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। तो dx ओवर dt इक्वल टू K हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है बेटा, रेट कांस्टेंट के यानी K के इक्वल है। चलिए इसको नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बेटा देखते हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता चल गया बेटा क्या होता है, उसका रेट इक्वेशन भी हमने निकाल दिया, आपके सामने ही हमने रेट इक्वेशन भी निकाला था। अभी रेट इक्वेशन में बेटा निकल के आया था एक K, जिसको हम कह रहे थे रेट कांस्टेंट। अब उस रेट कांस्टेंट को लगे हाथ उठा लेते हैं यहीं पर कि रेट कांस्टेंट क्या है, उसकी क्या यूनिट है। तो अभी हमने बेटा रेट इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाला था हमने अभी निकाला था बेटा कि dx ओवर dt इक्वल टू कैपिटल K इंटू एक्टिव मास A की पावर 0, यही तो निकाला था। dx ओवर dt इक्वल टू K एक्टिव मास A की पावर बेटा 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं वो और समझें आप, यानी dx ओवर dt को हम बेटा रेट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि रेट ही तो है, ये रेट ही तो है। तो रेट इक्वल टू K एक्टिव मास A की पावर बेटा 0। अब देखो K को बेटा इधर लेके आएंगे तो जो रेट है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो कंसंट्रेशन है वो नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो चलिए K इक्वल टू यानी K इक्वल टू रेट अपॉन एक्टिव मास A की पावर बेटा 0। अब इस K का यूनिट हमें पता करना है, तो हेडिंग लगा लेंगे आप, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K का हमें यूनिट पता करना है। तो हमने ये इक्वेशन अभी निकाली थी वो लिख लिए बेटा, फिर इसको इस तरीके से भी लिख लिया है कि dx ओवर dt को हम कहते हैं रेट, तो रेट इक्वल टू K एक्टिव मास A की पावर 0 और कंसंट्रेशन को हम
यानी कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास में शो करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्टिव मास में शो करते हैं। तो K इक्वल टू हमने लिख दिया रेट अपॉन एक्टिव मास ए की पावर 0। अब बेटा रेट की यूनिट क्या होती है, मैं यहां पर एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट K की यूनिट होती है। नोट कर सकते हो पॉइंट को। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट K की भी यूनिट होती है। तो रेट की यूनिट यानी K की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट। चलिए सॉल्व करके निकालते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, हमें सबूत चाहिए, समझ रहे हो ना। तो चलिए सबूत देना है आपको हमें। इसको प्रूव करते हैं। तो K इक्वल टू रेट अपॉन एक्टिव मास ए की पावर बेटा 0। तो रेट की यूनिट क्या है, रेट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स बेटा सेकंड इनवर्स। सभी बच्चों को पता है। प्रमाण देने जा रहा हूं, मैंने जो अभी बात बोली थी उसका प्रमाण देने जा रहा हूं कि जो रेट की यूनिट होती है वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। चलिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, रेट की यूनिट सभी बच्चों को पता है। कंसंट्रेशन की यूनिट वही होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है। तो मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर है बेटा क्या 0। तो ये तो बेटा टोटल 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा, यानी हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लो बेटा, जो यूनिट K की निकल के आई है रेट कांस्टेंट की निकल के आई है, और वही तो बेटा यहां पर रेट की यूनिट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। बोलो क्लियर हुआ, कितने बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको। शिवानी पिनाट से जुड़े हुए हैं, शिवानी, अतुल कुमार, वेरी गुड बेटा, नोट हो गया, हो गया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अनकेत, धर्मवीर सिंह, ठीक है जी भाई, ठाकुर साहब, ठीक है जी, नोट हो गया ना बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल यहां पर बताने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है बेटा, लाइट भी नहीं है, तो बिना लाइट के आज वीडियो बेटा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज छुट्टी करने का मेरा मूड नहीं था। तो चलिए, गर्मी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी तरफ, गर्मी की तरफ ध्यान ना दें आप, केवल इस टॉपिक की तरफ ध्यान देना है। तो हमने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इनको नोट करते जाएंगे आप। 2NH3 डिसोसिएशन हो रहा है अमोनिया का, तो 2NH3 प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन होता है, टूट जाता है बेटा N2 प्लस 3H2 में। तो इसके लिए अगर हम बेटा रेट निकालें तो रेट निकल के आएगी इसकी, यानी रेट इक्वल टू बेटा K और एक्टिव मास NH3 की पावर बेटा 0, कंसंट्रेशन की पावर 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू बेटा K। चलिए फटाफट नोट करते जाएं, क्योंकि 12th की क्लास है, ये 12th की क्लास है, इतना टाइम नहीं होता है। सेकंड एग्जाम्पल है 2HI एरो AU, जो है बेटा वो एक कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, जो गोल्ड है वो एक कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। तो कैटालिस्ट का क्या कार्य होता है बेटा, बताओ कितने बच्चों को पता है, बताइए। पवन कुमार जी बोलें, नहीं मालूम है? पवन कुमार,
अभिषेक सिंह, नहीं पता है सर। अरे पता क्यों नहीं है बेटा, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, पता क्यों नहीं है। कैटालिस्ट दो तरह का काम करता है। एक तो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, और जो निगेटिव कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देता है, या तो डिक्रीज कर देता है या बिल्कुल नहीं क्लोज कर देता है। समझ रहे हो ना। जैसे एल्कोहल होता है तो एल्कोहल में कुछ मैथिल एल्कोहल मिला देते हैं, तो जो मैथिल एल्कोहल मिला देते हैं तो लोग बाग उसको ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उनके गले को जला देता है, गले को ब्लॉक कर देता है, फपोले पड़ जाते हैं उससे। और प्योर जो एल्कोहल होता है उसमें उसको जब लेते हैं तो गले पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो वहाँ पर जो हमने मैथिल एल्कोहल मिलाया था वो किस लिए मिलाया था कि जो रिएक्शन हो रही थी वहाँ रिएक्शन की रेट को उसने और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, उसके गले को तेज़ी से जला दिया, जबकि एथिल एल्कोहल में ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। एथिल एल्कोहल जो प्योर एथिल एल्कोहल होता है उसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। वहाँ पर जो मैथिल एल्कोहल हमने मिलाया था उसने क्या काम किया, रिएक्शन की रेट को, गले में जो रिएक्शन हुई उसकी, जो गला जल गया हमारा, उसकी रिएक्शन की रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया उसने। तो वहाँ पर उसने क्या काम किया, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम किया। समझ रहे ना आप बात को। तो इसी तरीके के ये कैटालिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं यहाँ पर कैटालिस्ट, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कॉलोइडल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर उससे कुछ रिलेटेड बातें मैंने बता दी आपको। चलिए, ये किस में ब्रेक होगा बेटा, H2 में और प्लस I2 में ब्रेक होगा। चलिए इसके लिए रेट निकाल लेते हैं। तो रेट क्या होगी बेटा, रेट इक्वल टू बेटा K और एक्टिव मास HI की पावर बेटा 0। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू बेटा K। ये तो बेटा पावर 0 है तो वो तो 0 हो ही गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं बेटा, हम इनको नोट करते जाएं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है ना, सही बच्चों को दिख रहा है। चलिए, कुछ नेट प्रॉब्लम बेटा हो सकती है, कुछ नेट प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूं कि गांव में बेटा इतना नेट नहीं आता है हाई फाई। इसलिए वीडियो बेटा थोड़ा रुक रुक के चल रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप नेट भी हमारी मदद करेगा, नेट भी इस क्लास में हमारी नेट भी मदद करने वाला है। चलिए सभी बच्चों का मैं आशा करता हूँ ऊपर वाले से कि सभी बच्चों के मोबाइल में नेट की स्पीड बढ़ जाए। चलिए बढ़ती है। तो थर्ड एग्जाम्पल है बेटा H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो एरो के ऊपर लिख देंगे बेटा सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा 2N2O एरो। इसका जो डिसोसिएशन होता है वो गोल्ड की प्रेजेंस में होता है, और गोल्ड की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा 2N2O। कितने बच्चों को मालूम है कि N2O किसका फॉर्मूला होता है? चलिए जवाब दें मुझे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, सभी को पता है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेटा नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O। तो किस में ब्रेक हो गया, देखो 2N2 और प्लस O2। चलिए नोट कर लिए जाए एग्जाम्पल। अब बेटा बात करते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, इंटीग्रेशन जो इक्वेशन निकल के आती है, इंटीग्रेशन करने के बाद में जो इक्वेशन हमें मिलती है उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें देखने के लिए बुक में मिलते हैं और उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा
सरलता महसूस होती है अगर ये इक्वेशन आपने पढ़ी है तो। अगर ये इक्वेशन नहीं आती है आपसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, सभी बच्चे जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने इंटीग्रेशन इक्वेशन और निकाला था, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। तो एक बेटा इसके दो पार्ट किए लेता हूँ मैं ना, क्योंकि एक पार्ट में बन नहीं पाती है इक्वेशन, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का बेटा थोड़ा ज़्यादा लेंथी था। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो एक रिएक्शन है मेरे पास आर एरो बेटा पी, आर एरो पी, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स लॉ। तो यहाँ पर रेट लॉ से अगर हम काम करें तो यहाँ लिखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ से हम इसकी रेट निकाल रहे हैं। तो रेट देखो क्या होगी, रेट इक्वल टू बेटा माइनस डी, हमने बताया था अल्प समय के लिए, कम समय के लिए या कम अमाउंट के लिए डी का यूज करते हैं, माइनस डी एक्टिव मास आर, आर क्या है हमारा रिएक्टेंट है बेटा, पी प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई डी टी। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से हमें ये इक्वेशन मिल गई, इसको डाल दिया हमने फर्स्ट नंबर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, नोट करते जाएं आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन से बेटा रेट निकालेंगे तो रेट क्या निकल के आएगी, यानी रेट इक्वल टू के और एक्टिव मास आर की पावर बेटा 0, इसको हमने डाल दिया बेटा सेकेंड नंबर। चलिए, तो ये तो बेटा 0 हो गया, तो ये इक्वल किसके होगा, इसके के इक्वल होगा। ये वाली जो वैल्यू है इतनी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके के इक्वल होगी। बोलो, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस एक्टिव मास आर माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू बेटा किसके हैं, के इक्वल है। अब इस डी टी को उधर लेके जाएंगे तो ये बेटा माइनस साइन है वो इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के डी टी, के डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका हमें करना है बेटा क्या, इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, दिख रहा है सही बच्चों को, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो दोनों इंटीग्रेशन करने पर तो डी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के बेटा बाहर रहेगा इधर, डी टी इंटीग्रेशन, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पर बेटा हमें जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझते हैं, बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो, और मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ वाले सभी बच्चे इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी बेटा, हमें इक्वेशन मिलेगी इंटीग्रेशन करने पर आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, के टी प्लस आई, और इस आई को हम कहते हैं बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, आई को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जब समय हमारा 0 था तो एट टी इक्वल टू 0 यानी 0 समय पर आर नोट इक्वल टू बेटा आई। अब इस आई की जगह पे हमें क्या लिखना है, जब टी समय हमारा यानी समय जब हमारा 0 था तब आई इक्वल टू किसके था, आर नोट के इक्वल था, आर नोट के इक्वल था। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस एक्टिव मास बेटा, एक्टिव मास आर नोट। अब के टी को उधर लेके आएंगे बेटा, यहाँ देखो ये माइनस में है के टी, सबको दिख रहा होगा बच्चों को, ये के टी है वो माइनस में है
और ये बेटा प्लस में है, तो के टी को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये इधर ये वाली वैल्यू है, देखो ध्यान दो, ये प्लस में है इधर, तो इसको पहले इधर लेके आओ ना, तो के टी इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्टिव मास आर नॉट माइनस, ये इधर चली जाएगी बेटा वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो जब इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी एक्टिव मास आर। तो के टी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू आर नॉट एक्टिव मास आर नॉट माइनस एक्टिव मास आर डिवाइडेड बाई टी। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जहां समझ में बच्चों को नहीं आया हो वहां पर वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। अब बेटा सेकंड मेथड से इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड हमने आपको बता दिया, अब सेकंड वाले मेथड को और देखने लगे हैं तब, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए रिएक्शन वही है बेटा, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है बेटा आर, दो पार्ट किए लेते हैं इसके भी है ना, चलो बाद में कर लेंगे। रिएक्शन है बेटा आर एरो पी, ये रिएक्शन है। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो टाइम भी तो वहाँ जीरो था। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब हमारी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो टाइम भी शुरू नहीं हुआ है, और जब टाइम शुरू नहीं हुआ है तो टाइम को हम जीरो मानेंगे, टाइम को जीरो मानेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखें आप, इसकी जो कंसंट्रेशन है बेटा वो हमने ए मान ली। टाइम जब शुरू नहीं हुआ, जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम कैसे स्टार्ट हो सकता है, यानी टाइम भी जीरो था। तो ए कंसंट्रेशन यानी ए मोल इसके थे, तब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसके बने बेटा जीरो मोल, इसके ए मोल थे। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई तो इसके बने बेटा जीरो मोल, लेकिन कब बने, यानी ये बने बेटा जब समय कैसा था, t इक्वल टू जीरो था, एट t इक्वल टू जीरो, यानी जीरो समय पर कितने मोल प्रोडक्ट के बने बेटा, जीरो मोल बने। अब देखो आफ्टर टाइम t, क्या लिख देते हैं बेटा हम, चलो इधर लिख देंगे ना, आफ्टर टाइम t, यानी t समय बाद रिएक्शन में क्या बदलाव आने वाला है, t समय बाद, आफ्टर टाइम t। तो t समय बाद बेटा क्या हुआ, इसमें से x मोल क्या हुआ, वियोजित हो गए, x मोल इसमें से निकल गए, किसमें से, a में से निकल गए। तो इसके कितने बने, इसके x ही मोल बने, इसके बेटा x ही मोल बने, लेकिन t समय बाद बने, a माइनस एक्स। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, a माइनस के x, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से हमें मतलब है, तो हमें ये निकालना था, इसकी हमें जरूरत थी, यहाँ पर a माइनस एक्स को हमें प्राप्त करना था। तो देखो अब हमने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कई बार बता चुका हूं मैं। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स की पावर बेटा जीरो। अब देखो सभी बच्चे जानते हैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट आ जाता है, यानी k आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके इसको लिख सकते हैं dx ओवर dt इक्वल टू कैपिटल K और छोटे ब्रैकेट में a माइनस एक्स की पावर बेटा जीरो। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं d, ये तो जीरो हो ही गया बेटा, तो इसको लिख सकते हैं dx ओवर dt इक्वल टू k। अब बेटा इसको इधर ले जाओ, क्या मिलेगा हमें, k dt हो जाएगा। तो dx इधर से लिखते हैं अब dx इक्वल टू k dt, dx ओवर k dt।
अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यहां पर लिख लें आप इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है बेटा x इक्वल टू के टी प्लस आई, के टी प्लस आई। अब जब t इक्वल टू बेटा 0 था, हमने क्या बोला, जब t इक्वल टू 0 था तब i भी तो बेटा 0 होगा, i की वैल्यू भी कैसी होगी, 0 होगी। तो इसकी जगह पे बेटा क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां पर देखो ध्यान दें, के टी प्लस आई, यहां मैंने आई नहीं लिख पाया क्योंकि इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, हाँ लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है आई। तो आई इक्वल टू बेटा 0 हो गया, तो आई की जगह पे वैल्यू यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह पे हमें 0 वैल्यू पुट करनी है, तो हमें क्या मिलेगा, यानी x इक्वल टू हमें मिलेगा बेटा के टी, यानी x इक्वल टू के टी, और k इधर लेके आएंगे तो x ऊपर पहुंचेगा और t नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यही हमें फॉर्मूला फाइंड करना था। चलिए नोट कर लें, आप जल्दी से नोट कर लें। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो हमें बेटा क्या करना होता है, हाफ लाइफ जब निकालना होता है, उसका अर्ध आयुकाल कैलकुलेट करना होता है, तो हमें क्या क्या हाफ करना है, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें कुछ इसमें हाफ करना है, आधा करना है, समझ रहे हो ना। ये बेटा मेरे पास एक चौक है, अच्छे से आप समझें इसको, इस चौक को इतना मैंने बेटा ढक दिया, वो इतने आधे हिस्से में ऊपर से मैं पानी की कुछ बूंदें ऊपर से डाल रहा हूँ। तो पानी की बूंदें यानी इस चौक का ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट इधर है बेटा, आधा पार्ट इधर है। तो इस आधे चौक को नष्ट होने में कितना समय लग रहा है, इसका ये क्या है, इनिशियल अमाउंट है, प्रारंभिक उसकी ये मात्रा है, इनिशियल अमाउंट है। तो इनिशियल अमाउंट का बेटा आधा नष्ट करने में या आधा नष्ट होने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। बोलो क्लियर हो गया, मैंने चौक से समझाया है कि आधा चौक नष्ट होने में जो समय लगता है उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। आज की जो क्लास है बेटा वो बहुत मेहनत की क्लास है, मैं बताऊं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो और लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। चलिए हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड की आपको डिफाइन समझ में आ गई कि किसी भी इनिशियल अमाउंट का हाफ करना, किसी भी इनिशियल अमाउंट का। जैसे हमारे पास क्या है मैं बता दूं आपको, ये मेरे पास बेटा एक चौक है, इसका आधा पार्ट ये वाला हो गया, आधा पार्ट ये है इसका, और बेटा आधा पार्ट इसका ये है। तो ये वाला आधा पार्ट नष्ट होने में इनिशियल अमाउंट था, यानी इस टोटल को हमने मान लिया बेटा आर नोट, यानी आर नोट है यहाँ पर, वो एक इनिशियल अमाउंट है। बोलो अब इस पूरे का क्या करना है, हमें हाफ करना है, यानी आधा करना है, आधा नष्ट करना है इसमें से, तो 2 का डिवाइड देना पड़ेगा तभी तो आधा होगा, यानी 1 का आधा करना है तो 1/2, 4 का आधा करना है तो क्या करना है 4/2, यानी 2 का डिवाइड देना है तो हाफ हो जाएगा उसका, तो इसका भी हमें हाफ करना है। तो आर नोट है बेटा वो एक इनिशियल अमाउंट है, और इस इनिशियल अमाउंट का हमें हाफ करना है, इसलिए हमने 2 का डिवाइड दिया हुआ है। अब बेटा इसके आधे समय को, यानी इसका जो इनिशियल अमाउंट है उसका आधा भाग नष्ट होने में समय कितना लगा, तो पूरे समय का आधा समय लगेगा, यानी पूरे को नष्ट होने में जैसे लगा बेटा 1 मिनट, तो आधे को नष्ट होने में कितना समय लगेगा बेटा 1/2 मिनट लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर समय को बोलेंगे, यानी टाइम को बोलेंगे बेटा यहाँ पर T1/2, टाइम को बोलेंगे T1/2।
T1/2 बोलेंगे इसको बेटा। बोलो क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं इधर, ये बातें आपकी अगर समझ में आ गई हो तो मैं फिर एक बार बता देता हूं। ये पूरा जो चौक है बेटा, ये मैंने मान लिया बेटा ये चौक है, इसका हाफ कितना है, इधर वाला हिस्सा इसका हाफ हो गया और इधर वाला ये नीचे वाला हाफ हो गया। इनिशियल अमाउंट इसका टोटल अमाउंट कितना है, R0 है, R0 का हाफ करना है तो 2 का डिवाइड दे दिया तो इसका हाफ हो गया। अब हाफ इसका पार्ट नष्ट होने में कुछ समय भी तो लगा होगा, तो पूरे को मान लो नष्ट होने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो आधे को नष्ट होने में कितना समय लगेगा, 1/2। और टाइम को किससे लिखते हैं, T से, और T के सफिक्स में मैंने लिख दिया है T1/2, क्योंकि हमें आधा समय चाहिए। टोटल समय T है और आधा समय कितना हुआ, हाफ समय कितना हुआ, T1/2 हो गया। बोलो अब क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहां पर हमने बेटा एक इक्वेशन निकाली थी, इंटीग्रेशन इक्वेशन हमने निकाली थी अभी 2 मिनट पहले हमने निकाली थी इक्वेशन बेटा, K = R0 एक्टिव मास R0 माइनस R अपॉन T। ये इक्वेशन को हमने निकाला था। इसमें क्या हाफ करना है वो देखें आप बेटा। R0 को हमने बताया यहाँ पर R0 को हाफ करना है, क्योंकि R0 था वो इनिशियल कंसंट्रेशन था। इसको बोलते हैं बेटा फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। बोलो, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और T को बोलते हैं बेटा टाइम, T को बोलते हैं टाइम। और इसको क्या बोलेंगे, K को बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। बोलो क्लियर हो गए सिंबल सभी, रेट कांस्टेंट। नोट करते जाएं, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, नोट करते जाएं। अब बेटा क्या क्या हाफ करना है वो देख लो बेटा। इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ करना है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ होगी तो टाइम भी तो हाफ ही होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करना है तो ये हो जाएगा बेटा, यानी R एक्टिव मास R = R0/2। एक्टिव मास R = एक्टिव मास R0/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कर दिया। अब जो T दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय का भी हाफ करना है हमें, तो T = हो जाएगा, T का हाफ कितना होगा, T1/2 होगा, तो T1/2। अब ये वाली दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, बस काम हो गया। तो K = एक्टिव मास, क्या बोला, K = R0 माइनस R0/2, R0/2। देखो R की वैल्यू को हमने यहाँ रखा हुआ है, ये R0 तो इसमें दिया हुआ है, R की वैल्यू हमने ये निकाल ली है बेटा। एक्टिव मास R = R0/2, एक्टिव मास R0/2। अब R की वैल्यू की जगह हमने ये रख दिया तो R0/2 हो गया। और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है T1/2, T1/2। अब देखो क्या करना है बेटा, R0 में से R0 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, R0 मिलेगा, और ये 2 है वो नीचे आ जाएंगे तो 2 × T हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K = एक्टिव मास R0 डिवाइडेड बाई 2 × T1/2, यानी T हाफ। और T हाफ को इधर लेके आएंगे, T हाफ को बेटा यहाँ लेके आएंगे तो K यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि T1/2 = R0 एक्टिव मास R0/2K। ये निकल के आ गया बेटा हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, अर्थात क्या कह सकते हैं इसको, अब क्या बोलेंगे, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखाएंगे आपको, उसको आप नोट कर लें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी शून्य कूट अभिक्रियाओं के लिए या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात हम लिखाने जा रहे हैं। तो चलिए नोट कर लें आप। इधर स्पेस नहीं है बेटा, यहाँ नोट नहीं कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लें। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जल्दी से नोट करें। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life period of the zero order reaction is directly proportional to the, इसको देख के लिखना है। हमने क्या बोला, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी टी हाफ क्या है, यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि टी हाफ है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेटा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो हमने लैंग्वेज में लिखवाया है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज, नोट कर रहे हैं आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो चलो बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए थैंक यू। बेटा आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, लाइट प्रॉब्लम थी, नेट प्रॉब्लम थी, सभी आज प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई थी। तो बेटा इसके लिए आप एक काम करो कि वीडियो को बेटा लाइक कर दो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन मेरे भाइयों ने बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।